अच्छा बेटा, लास्ट टाइम हम जो है ना ब्रांचेस के बारे में हम कंप्लीट कर पढ़ चुके थे। अब जो हमारा टॉपिक है वो है बेसिक डेफिनेशन वाला। बेसिक डेफिनेशन हम पढ़ेंगे इस चैप्टर के अंदर काफ़ी सारी। सबसे पहले है मैटर। मैटर क्या होती है बेटा? मैटर हर वो चीज़ जो जगह घेरे और उसके साथ मास रखे उसे क्या कहते हैं बेटा? मैटर कहते हैं। सिंपल सी बात है। एनी थिंग दैट हैज़ मास एंड ऑक्यूपाई स्पेस इज कॉल्ड मैटर। मिसाल के तौर पर आवर बॉडी, हमारा भी जिस्म हो गया, या ये जो वाइट बोर्ड है ये इसने भी जगह घेरी है और इसका कुछ मास है। इसी तरह ये जो मोबाइल फ़ोन है, इसी तरह और दुनिया की हर चीज़ तकरीबन जो जगह घेरे और उसके साथ साथ उसका कुछ ना कुछ मास हो, उसका कुछ ना कुछ वजन हो, उसे क्या कहते हैं बेटा? उसे मैटर कहते हैं। सिंपल सी बात है। एनीथिंग दैट हैज मास एंड ऑक्यूपाई स्पेस इज कॉल्ड मैटर। अच्छा, इसकी दो अकसाम होती है बेटा। एक होती है सब्सटेंस और दूसरी होती है मिक्सचर। सब्सटेंस बेटा क्या होती है? वो कहता है पीस ऑफ मैटर इन प्योर फॉर्म इज कॉल्ड सब्सटेंस। जो प्योर फॉर्म होती है जो सब्सटेंस की, मैटर की सॉरी, उसे क्या कहते हैं? उसे सब्सटेंस कहते हैं। और जो इम्प्योर फॉर्म होती है बेटा उसे क्या कहते हैं? मिक्सचर कहते हैं। प्योर फॉर्म को क्या कहते हैं? सब्सटेंस कहते हैं। और जो इम्प्योर फॉर्म है उसे मिक्सचर कहते हैं। सिंपल सी बात है। अच्छा, मिक्सचर की बेटा मजीद दो टाइप्स होती हैं। एक होता है होमोजीनियस मिक्सचर और दूसरा होता है हेट्रोजीनियस मिक्सचर। ये जब हम आगे नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे, सॉरी नेक्स्ट चैप्टर नहीं, इससे आगे वाले लेक्चर में उसमें मिक्सचर पूरी डिटेल से पढ़ेंगे और होमोजीनियस और हेट्रोजीनियस मिक्सचर में क्या डिफरेंस है ये हम इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। और ये इंपॉर्टेंट है। और मिक्सचर और कंपाउंड का फर्क भी बुलाऊं क्वेश्चन में पूछ लेता है। और जो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन होमोजीनियस मिक्सचर एंड हेट्रोजीनियस मिक्सचर, ये भी उसने पास पेपर में काफ़ी बार पूछा हुआ है। जो उसके बाद है बेटा फिजिकल प्रॉपर्टीज। ये उसने 2 बार शॉर्ट क्वेश्चन ये पूछा हुआ है पास में। वो कहता है व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन, एक बार उसने यूं पूछा है व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज। फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज में क्या डिफरेंस है सॉरी। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज। अच्छा, उसके बाद चलते हैं। दूसरी बार उसने ये क्वेश्चन किया बेटा व्हाट इज, जस्ट उसने फिजिकल प्रॉपर्टीज के बारे में पूछा है व्हाट इज फिजिकल प्रॉपर्टी, सॉरी व्हाट आर फिजिकल प्रॉपर्टीज। फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या है? अच्छा, सबसे पहले चलते हैं फिजिकल प्रॉपर्टीज की जनाब। वो कहते हैं द प्रॉपर्टीज, ऐसी प्रॉपर्टीज दीज आर एसोसिएटेड विद द फिजिकल स्टेट ऑफ द सब्सटेंस या मैटर। इसे क्या कहते हैं बेटा? जो फिजिकल स्टेट के जो है ना स्टडी करती है, एसोसिएट करती है उसके साथ ऑफ सब्सटेंस आर कॉल्ड फिजिकल प्रॉपर्टीज। मिसाल के तौर पर वो कहता है कलर, टेस्ट, शेप, मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट। इसको MP मेल्टिंग पॉइंट है बेसिकली, BP बॉइलिंग पॉइंट है। देखिए बेटा, ऐसी जो प्रॉपर्टीज़ हैं, ऐसी प्रॉपर्टीज़ किसी भी सब्सटेंस की जो फिजिकल स्टेट के हवाले से एसोसिएट करती हूँ, जो उसकी फिजिकल स्टेट बताती हूँ कि उसका कलर कैसा है, उसकी शेप क्या है। बेसिकली फिजिकल स्टेट का मतलब होता है बेटा, फिजिक्स से निकला है ये लफ्ज़। फिजिक्स का मतलब होता है जिसामत। मैं कहता हूँ कि ये जी इसकी फिजिकल स्टेट ये है कि ये एक सॉलिड है। वाइट बोर्ड क्या है? एक सॉलिड। ये इसकी फिजिकल स्टेट है। मैं कहता हूँ इसका कलर वाइट है, ये एक फिजिकल स्टेट है उसकी। जो अपीयरेंस, जो ज़ाहिरी तौर पर जो चीज़ नज़र आ रही है उसे बेसिकली फिजिकल स्टेट कहते हैं। अच्छा जी, उसके बाद इसका मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट एंड सो ऑन। टेस्ट इसका क्या है, शेप क्या है इसकी। तो ये सारी की सारी चीज़ें बेटा किस में आ जाती हैं? फिजिकल स्टेट में आ जाती हैं। फिजिकल अपीयरेंस को जो जाहिर करती हैं, फिजिकल स्टेट के हवाले से जो चीज़ें एसोसिएट करते हैं उन्हें फिजिकल प्रॉपर्टीज़ कहते हैं। अच्छा, इसके बाद उसने एक एग्जांपल दी है। वो कहता है व्हेन आइस इज हीटेड इट मेल्ट्स टू फॉर्म H2O, जिसे वाटर कहते हैं आप। व्हेन इट इज फर्दर हीटेड चेंज इनटू स्टीम। इन दिस इंटायर प्रोसेस इट इज फिजिकल स्टेट चेंज व्हाइल केमिकल कंपोजिशन रिमेन सेम। अच्छा, आप देखें, समझने की कोशिश करें बेटा। इस एग्जांपल में वो कहता है आइस का फार्मूला, ये जो बर्फ होती है इसका फार्मूला भी H2O होता है। इसी तरह अगर इसको वाटर में कन्वर्ट कर दिया जाए, इसको लिक्विड में कन्वर्ट कर दिया जाए, उसका फार्मूला भी बेटा क्या होता है? H2O होता है। इसी तरह अगर यही वाटर क्या हो, वेपराइज हो जाए, एवेपोरेट हो जाए, वेपर्स में कन्वर्ट हो जाए, भाप में कन्वर्ट हो जाए, फिर भी इसका फार्मूला H2O ही रहता है। ये उसकी फिजिकल स्टेट चेंज हो रही है। पहले सॉलिड थी, उसके बाद लिक्विड में कन्वर्ट हो गई, उसके बाद यहाँ तक कि गैस में कन्वर्ट हो गई, लेकिन उसकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ में किसी किस्म का कोई असर नहीं आया। उनकी जो केमिकल कंपोजिशन थी, उसका जो फार्मूला था वो सेम था।
H2O था। अब देखें आइस का फार्मूला भी H2O है, इसी तरह लिक्विड वाटर का फार्मूला भी H2O है, इसी तरह भाप का फार्मूला भी H2O है। इसका मतलब बेटा ये है कि उसकी फिजिकल स्टेट तो चेंज हो रही है, फिजिकल स्टेट सॉलिड से गैस लिक्विड की तरफ गई, सॉरी लिक्विड से फिर गैस की तरफ गई, मगर उसके जो फार्मूला है, उसकी जो केमिकल कंपोजिशन है, उसके अंदर किसी किस्म की कोई तब्दीली नहीं है। उसके बाद चलते हैं बेटा केमिकल प्रॉपर्टीज क्या होती हैं। वो कहता है डिपेंड्स अपॉन द कंपोजिशन ऑफ सब्सटेंस। कंपोजिशन किसे कहते हैं बेटा? कंपोजिशन साख्त को कहते हैं, कॉम्बिनेशन को कहते हैं, किसी चीज़ के स्ट्रक्चर को कहते हैं कि वो चीज़ किस चीज़ से बनी हुई है। सिंपल सी बात है। वो कहते हैं व्हेन अ सब्सटेंस अंडरगो अ केमिकल चेंज एंड अ न्यू सब्सटेंस इज फॉर्म। मिसाल के तौर पर वो कहता है, उसी वाटर की एग्जांपल देता है, वो कहता है जब इसकी डीकम्पोजिशन करते हैं, वाटर की डीकम्पोजिशन करते हैं बेटा, डीकम्पोजिशन का लफ्ज़ी मतलब होता है ब्रेक डाउन। किसी चीज़ को अगर बायोलॉजी की टर्म में मैं कहूँ तो उसे तोड़ फोड़ कहते हैं। डीकम्पोजिशन, वो कहता है डीकम्पोजिशन ऑफ वाटर इज अ केमिकल चेंज एज इट चेंज इनटू हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। जब भी बेटा हम इसकी डीकम्पोजिशन करते हैं वाटर की, वाटर बेसिकली हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलकर बनता है। ये उसका कंपाउंड है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलकर बनता है। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन जब आपस में कंबाइन होते हैं तो वाटर का मॉलिक्यूल बनता है बेसिकली। वो कहता है जब हम वाटर को डीकम्पोज करते हैं, केमिकली डीकम्पोज करते हैं, तो ये किस में कन्वर्ट हो जाती है बेटा? हाइड्रोजन गैस एंड ऑक्सीजन गैस में कन्वर्ट हो जाती है। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं जो वाटर था उसका फार्मूला H2O था। जब इनकी डीकम्पोजिशन हो गई, हाइड्रोजन अलग हो गई, ऑक्सीजन अलग हो गई। अब इसमें क्या है बेटा? एक तो फिजिकल स्टेट तो चेंज हो ही हो गई। अब देखें वाटर क्या थी? वाटर बेटा लिक्विड था, अब हाइड्रोजन भी गैस है, ऑक्सीजन भी गैस है, फिजिकल स्टेट तो उसकी चेंज हो गई। और उसके साथ साथ अब यहाँ पे देख सकते हैं हाइड्रोजन का फार्मूला H है, हाइड्रोजन को H से, ये एक एलिमेंट है, हाइड्रोजन को H से जाहिर करते हैं, ऑक्सीजन को O से जाहिर करते हैं। अब वाटर का जो फार्मूला होता है वो H2O होता है। अब यहाँ पे देख सकते हैं हाइड्रोजन जो फार्मूला है, ये हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के दो डिफरेंट फार्मूलाज हैं, वाटर का फार्मूला डिफरेंट है। उसकी केमिकल कंपोजिशन H2O है, इसकी जो केमिकल कंपोजिशन है H है, और इसकी केमिकल कंपोजिशन क्या है बेटा? ऑक्सीजन O है। तो इस तरह जो है ना, ये उसकी क्या हो गई बेटा? केमिकल प्रॉपर्टीज हो गई। उसके बाद चलते हैं एलिमेंट्स की तरफ। इसमें बेटा उसने लॉन्ग क्वेश्चन भी पूछा हुआ है, शॉर्ट क्वेश्चन भी पूछा हुआ है उसने। वो सबसे पहले लॉन्ग क्वेश्चन वो उसने कुछ इस टाइप का पूछा है, डिफाइन एलिमेंट्स एंड एक्सप्लेन इट्स टाइप्स। टाइप्स उसने लफ्ज़ काइंड्स लिखा है, वैसे बेसिकली काइंड्स भी कह सकते हैं आप, उसे टाइप्स भी कह सकते हैं। अच्छा एलिमेंट्स क्या होता है बेसिकली? अच्छा इसमें और शॉर्ट क्वेश्चन मुझे पूछता है, वो कहता है राइट डाउन एनी टू एलिमेंट्स। क्वेश्चन लिख लिया करें, राइट डाउन एनी टू एलिमेंट्स, राइट डाउन एनी टू एलिमेंट्स विच आर अर्ली डिस्कवर्ड। यहाँ पे जगह नहीं है, आप लिख लें। दोबारा मैं क्वेश्चन रिपीट करता हूँ बेटा। वो कहता है डिफाइन एलिमेंट्स एंड एक्सप्लेन इट्स टाइप्स। ये लॉन्ग क्वेश्चन में उसने पूछा हुआ है 4 नंबर के तौर पे। अच्छा उसके बाद वो शॉर्ट क्वेश्चन में ये पूछता है राइट डाउन एनी टू एलिमेंट्स विच आर डिस्कवर्ड अर्ली एजेस। उसने ये शॉर्ट क्वेश्चन पूछा हुआ 2 नंबर के तौर पर। अच्छा उसके बाद देखते हैं जी क्वेश्चन, सबसे पहले इसको देखते हैं एलिमेंट्स को, टेक्स्ट बुक वाले ने क्या लिखा हुआ है। वो कहता है इन अर्ली एजेस ओनली 9 एलिमेंट्स। ये एमसीक्यूज में पूछ सकता है वो, ओनली 9 एलिमेंट्स, जिनमें से एक आता है बेटा ये कार्बन हो गया, मरकरी हो गया, इसी तरह जी Hg मरकरी हो गया, टिन हो गया, SN को आरम हो गया, ये सिल्वर हो गया, इसी तरह ये प्लम्बम जिसे आप प्लम्बम जिसे कहते हैं, ये Pb हो गया, इसी तरह कॉपर हो गया, आयरन हो गया, सल्फर हो गया। ये सारे के सारे बेटा क्या है? Pb प्लम्बम बेटा लेड को कहते हैं बेसिकली। अच्छा जी ये वो कहता है सबसे पहले 9 एलिमेंट्स जो है ना अर्ली एजेस में कितने एलिमेंट्स डिस्कवर किए गए थे? 9 एलिमेंट्स डिस्कवर किए गए थे, जिनके नाम ये हैं कार्बन हो गया, सिल्वर हो गया, गोल्ड हो गया, टिन हो गया, मरकरी हो गया, ये लेड हो गया Pb जिसको शो करते हैं Pb से, और उसके बाद कॉपर हो गया, आयरन हो गया एंड सल्फर हो गया। ये 9 एलिमेंट्स हैं बेटा, सबसे पहले अर्ली एजेस में यही डिस्कवर किए गए थे। दूसरी बात उसने ये की है, वो कहता है एट दैट टाइम इट वाज कंसीडर्ड दैट एलिमेंट्स वर नॉट ब्रोकन। उस वक्त ये तस्वर किया जाता था बेटा कि एलिमेंट्स को मजीद तकसीम नहीं किया जा सकता, कि एलिमेंट्स जो है ना ये एक इंडिविजिबल पार्ट है, ये इसको मजीद जो है ना डिवाइड नहीं किया जा सकता।
वो कहता है until 19th century 63 एलिमेंट्स वर डिस्कवर्ड। 19th सेंचुरी के आखिर तक कितने एलिमेंट्स डिस्कवर हो गए, जो है ना 63 एलिमेंट्स डिस्कवर्ड हो गए। सबसे पहले अर्ली एजेस में बेटा 9 एलिमेंट्स डिस्कवर हुए, उसके बाद ये सबर दिया गया कि एलिमेंट्स जो है ना इसको मजीद तकसीम नहीं कर सकते, उसने यह बात लिखी हुई है। और उसके बाद ये वो कहता है कि 19th सेंचुरी के आखिर तक कितने एलिमेंट्स डिस्कवर्ड हो गए, 63 एलिमेंट्स डिस्कवर्ड हो गए। उसके बाद वो कहता है नाउ 118 एलिमेंट्स, इस वक्त जो पीरियडिक टेबल मौजूद हैं बेटा वो 118 एलिमेंट्स हैं। कितने एलिमेंट्स हैं? 118 एलिमेंट्स हैं, जिनमें से 92 हैं नेचुरल एलिमेंट्स और बाकी आर्टिफिशियल हैं, जिनको लेबॉर्ट्रीज वगैरह में प्रिपेयर किया गया है साइंटिस्ट ने, केमिस्ट ने, मुख्तलिफ ने। अच्छा जी, ये 118 एलिमेंट्स ये आपको एमसीक्यू के तौर पर पूछ सकता है। सबसे पहले अर्ली एजेस में कितने एलिमेंट्स थे, वो शॉर्ट क्वेश्चन में भी पूछ चुका है कि वो 2 एलिमेंट्स ऐसे बताएं जो अर्ली एजेस में जिनको डिस्कवर किया गया है, आप कोई से 2 लिख सकते हैं। उसके बाद बेटा आपको ये भी इल्म होना चाहिए कि इस वक्त कितने एलिमेंट्स हैं, जो है ना 118 एलिमेंट्स हैं इस वक्त पीरियडिक टेबल की, आपकी पीरियडिक टेबल के अंदर। अच्छा, उसके बाद इसकी डेफिनेशन लिखी है उसने, वो कहता है ए सब्सटेंस मेड अप ऑफ सेम टाइप ऑफ एटम्स हैविंग सेम एटॉमिक नंबर, सेम टाइप ऑफ एटम होनी चाहिए और उनका एटॉमिक नंबर भी सेम होना चाहिए, एंड कैन नॉट बी डीकम्पोज, और उनको मजीद डीकम्पोज ना किया जा सके बाई ऑर्डिनरी केमिकल मीन्स, आम जो है ना किसी भी केमिकल मीन से, आम जो मेथड होते हैं केमिकल डीकम्पोजिशन के, उसके मेथड से इसको डिवाइड ना किया जा सके, ऐसे सब्सटेंस को क्या कहते हैं बेटा? एलिमेंट्स कहते हैं। दोबारा डेफिनेशन को सुने, ए सब्सटेंस मेड अप ऑफ सेम टाइप ऑफ एटम, एक ही टाइप के एटम जब आपस में मिलते हैं, हैविंग सेम एटॉमिक नंबर, जिनका एटॉमिक नंबर भी सेम होता है, एंड कैन नॉट बी डिकम्पोज बाई ऑर्डिनरी केमिकल मीन्स, जिनको मजीद जो है ना ऑर्डिनरी आम जो है ना केमिकल डीकम्पोजिशन से जिसको क्या नहीं किया जा सकता बेटा, ब्रेक डाउन मजीद नहीं किया जा सकता, ऐसे जो सब्सटेंसेस हैं उनको हम क्या कहते हैं? एलिमेंट्स कहते हैं। अच्छा, 1-2 बातें उसने और भी लिखी है नीचे, वो कहते हैं ऑल द नेचुरली अकरिंग एलिमेंट्स हैव डिफरेंट परसेंटेज इन अर्थ क्रस्ट ओशंस एंड एटमॉस्फेयर। वो कहता है जितने भी एलिमेंट्स हैं, हर एलिमेंट्स जो है ना मुख्तलिफ रेशो के अंदर अर्थ क्रस्ट में पाया जाता है, ओशंस के अंदर, समुद्रों के अंदर पाया जाता है, इसी तरह एटमॉस्फेयर के अंदर पाया जाता है। सिंपल सी बात है, हर एलिमेंट्स की मुख्तलिफ परसेंटेज है। कोई भी एलिमेंट्स हो, ऑक्सीजन हो गया, नाइट्रोजन हो गया, सल्फर हो गया, सिलिकॉन हो गया, हर जो है ना एलिमेंट्स की हर इसके अंदर अर्थ क्रस्ट के अंदर मुख्तलिफ परसेंटेज है, ओशन के अंदर मुख्तलिफ परसेंटेज है, एटमॉस्फेयर के अंदर मुख्तलिफ परसेंटेज है। उसने एक टेबल दिया हुआ जिसमें 3 लिखे हुए हैं उसने, मैंने 2 वहाँ से सिलेक्ट किए, 1 सेलेक्ट किया सॉरी। उसमें देखें ऑक्सीजन मैंने लिया है, ऑक्सीजन 47% जो है ना अर्थ क्रस्ट में पाया जाता है बेटा, ये एमसीक्यू में पूछ चुका है। और उसके बाद 86% किस में होता है? ओशन के अंदर पाया जाता है। और उसके बाद एटमॉस्फेयर में कितने परसेंट होता है? ये 21% होता है। अच्छा, उसके बाद उसने लिखा हुआ है एलिमेंट्स में भी सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। अच्छा, वो यहाँ से एक और शॉर्ट क्वेश्चन पूछ चुका है, वो कहता है राइट डाउन एनी 2 एलिमेंट्स। ये क्वेश्चन लिख लें बेटा, राइट डाउन any 2 elements which are liquid। ऐसे 2 एलिमेंट्स के नाम लिखे, वो कहता है को जो लिक्विड फॉर्म में मौजूद है। उसके लिए मैं यहाँ पे लिखे हुए बेटा एलिमेंट्स में भी सॉलिड, लिक्विड और गैसेस। ये सॉलिड वाले बेटा सोडियम हो गई, कॉपर हो गई, जिंक हो गई। इसी तरह लिक्विड की एग्जांपल में से हाइड्रार जेरम, जिसे आप मरकरी कहते हैं, ये लिक्विड फॉर्म में पाई जाती है बेटा नॉर्मल टेम्परेचर पे। और उसके साथ ये ब्रोमीन भी क्या होती है बेटा, ये भी लिक्विड फॉर्म में पाई जाती है एट रूम टेम्परेचर। और उसके बाद गैसेस, जो भी आप गैसेस ले लें, ऑक्सीजन हो गई, नाइट्रोजन हो गई, हाइड्रोजन हो गई, इस सारी की सारी बेटा गैसेस हैं, कोई भी आप ले सकते हैं। उसने ये शॉर्ट क्वेश्चन जो आपको आना चाहिए, राइट डाउन एनी 2 एलिमेंट्स, ये मरकरी और ब्रोमीन का नाम लिख देंगे तो ये काफ़ी है। 2 नंबर का शॉर्ट क्वेश्चन उसने पूछा हुआ है। अच्छा, उसके बाद है रिप्रेजेंटेशन इन पीरियडिक टेबल। इन एलिमेंट्स को बेटा जो ये चूँकि इतना बड़ा नाम लिखना ज़ाहिर है सिंपल सी बात है। अगर मैं ऑक्सीजन की बात करूं, इसके अंदर कितने 3 और 3 6 जो है ना अल्फ़ाबेट आते हैं। अब ये देखिए 6 एलिमेंट्स को लिखने के लिए मुझे तो तकरीबन ऐसे रूम से भी बड़ा पीरियडिक टेबल फिर बन जाएगा। तो इसके लिए फिर साइंटिस्ट ने क्या किया है, इनको सैम्पल से इनको ज़ाहिर किया है। और वो सैम्पल बेटा क्या हो सकते हैं, वो कहते हैं elements are represented by samples which are abbreviation for the name of elements. Sample may be taken from English, Latin, Greek or German name.
ये मुख्तलिफ बेटा लैंग्वेज हैं जिनसे जो है ना ये उनके सैम्पल्स जो है ना अक्स किए गए हैं, उनसे ड्राइव किए गए हैं। इन सैम्पल्स को जो है ना मुख्तलिफ जो पीरियोडिक टेबल है उसके अंदर रिप्रेजेंट किया गया है। अच्छा, कुछ ऐसे एलिमेंट्स हैं बेटा जिनको सिर्फ और सिर्फ एक ही सैम्पल होता है, वो कहता है इफ़ इट इज़ वन लेटर इट विल बी कैपिटल। अच्छा, ऐसे जो एलिमेंट्स जिनको सिर्फ एक एलिमेंट से जो है ना एक अल्फ़ाबेट से जो है ना उनको शो किया गया है, एक ही लेटर से शो किया गया है, उनका जो अल्फ़ाबेट का आर्डर होगा, उनका जो लेटर होगा बेटा वो कहता है कैपिटल होगा। मस्ट है, ये ज़रूरी चीज़ है। किसी भी पूरी पीरियोडिक टेबल में 118 एलिमेंट्स में से आपको कहीं भी ऐसा नज़र नहीं आएगा जो उसका सैंपल है वो स्मॉल लेटर से लिखा हुआ हो। तमाम के तमाम लेटर होंगे वो कैपिटल होंगे, बशर्त ये है कि अगर वो एक जो है ना एक लेटर पर मुश्तमिल है उनका नाम या उनका सैंपल। मिसाल के तौर पर बेटा नाइट्रोजन होगी, ऑक्सीजन होगी। इसी तरह वो कहता है इन केस ऑफ टू लेटर्स, अगर हम किसी एलिमेंट्स, कुछ ऐसे एलिमेंट्स भी हैं पीरियोडिक टेबल के अंदर जिनको दो लेटर से ज़ाहिर किया गया है, दो अल्फ़ाबेट से ज़ाहिर किया गया है, सैंपल से ज़ाहिर किया गया है, तो उनका बेटा फर्स्ट लेटर हमेशा कैपिटल होता है और जो सेकंड लेटर है वो क्या होता है, वो स्मॉल होता है। उसकी 2-3 एग्जाम्पलें भी लिखी हैं उसने। कैल्शियम हो गया, अब देखिए कैल्शियम का सी बड़ा है और ए छोटा है। इसी तरह क्लोरीन हो गई, इसका सी बड़ा है और एल छोटा है। इसी तरह और भी काफ़ी सारी हैं एटसेट्रा उसने लिखा हुआ है। तो काफ़ी सारी ऐसी एग्जांपल आपको मिल सकती हैं, आप वहाँ से देख सकते हैं। उसके बाद बेटा लॉन्ग क्वेश्चन का फिर वही पार्ट रहता है जो उसने लिखा हुआ है डिफाइन एलिमेंट्स एंड एक्सप्लेन इट्स टाइप्स, या उसने काइंड्स लिखा हुआ है। अच्छा, ये आपकी बुक में नहीं है तो आपको इल्म होना चाहिए बेटा। टाइप्स ऑफ एलिमेंट्स की 3 टाइप्स हैं बेसिकली जो पीरियोडिक टेबल के अंदर हैं। एक होते हैं मेटल्स, दूसरी नॉन मेटल्स हैं, और तीसरे कौन से एलिमेंट्स हैं, मेटलाइट एलिमेंट्स हैं। मेटल्स बेटा कौन से हैं, वो कहता है एक्सट्रीम लेफ्ट साइड एलिमेंट्स इन द पीरियोडिक टेबल और मेटल्स, जो एक्सट्रीम लेफ्ट साइड पे मौजूद हैं। आप बिल्कुल लेफ्ट साइड पे जाएं, ये पीरियोडिक टेबल आप सेकंड ईयर की क्लास में भी देख सकते हैं। इसी तरह और भी मेरे ख्याल में 9th में तो नहीं है, सेकंड ईयर की बुक में मौजूद है। वहाँ पे आप देख सकते हैं पीरियोडिक टेबल के अंदर जो लेफ्ट साइड पे जितने भी एलिमेंट्स हैं तकरीबन वो सारे के सारे बेटा क्या हैं, मेटल्स हैं, सिवाय हाइड्रोजन के। हाइड्रोजन मेटल नहीं है, ये आप सेकंड ईयर में मजीद जाके पढ़ेंगे कि हाइड्रोजन मेटल नहीं है और क्यों नहीं है, उसकी रीज़न क्या है। सिवाय हाइड्रोजन के बाकी तमाम मेटल्स हैं बेटा उस ग्रुप के अंदर। अच्छा जी, ये जो अपना जी बिल्कुल वो कहता है एक्सट्रीम लेफ्ट साइड एलिमेंट्स इन द पीरियोडिक टेबल आर कॉल्ड क्या है, मेटल्स हैं। उसकी 1-2 एग्जांपल आपने लिख देनी है। सोडियम हो गई बेटा, कैल्शियम हो गई, ये उसकी 2 एग्जांपल हैं, और भी काफ़ी सारे एग्जांपल हैं, काफ़ी सारे एलिमेंट्स हैं जो मेटल्स हैं। अच्छा, उसके बाद वो कहता है नॉन मेटल्स कौन से हैं, एलिमेंट्स ऑन द राइट साइड। ये बेटा क्या है, लेफ्ट साइड पे मेटल्स हैं, राइट साइड पे बिल्कुल जो पीरियोडिक टेबल है उसकी बिल्कुल राइट साइड पे सारे के सारे क्या है, वो नॉन मेटल्स हैं। एलिमेंट्स ऑन द राइट साइड आर नॉन मेटल। मिसाल के तौर पर एग्जांपल उसने लिखी है, कार्बन हो गई, क्लोरीन हो गई, ऑक्सीजन हो गई, ये सारी की सारी बेटा क्या है, नॉन मेटल्स हैं। अच्छा, मेटल्स और नॉन मेटल्स के बारे में आगे भी आप जाके जो है ना तकरीबन ये 8th चैप्टर में आप पढ़ेंगे पूरी डिटेल के साथ। मेटल क्या है, नॉन मेटल क्या है, ये आगे जाके इंशाल्लाह पढ़ेंगे मजीद डिटेल के साथ। अच्छा, मेटल्स क्या होते हैं बेटा, सॉरी मेटल्स वो कहता है नॉन मेटलाइट्स। अच्छा, तीसरी बात की ये टाइप्स मेटलाइट्स क्या होते हैं, वो कहता है मेटल्स एंड नॉन मेटल्स आर सेपरेटेड बाय अ डायगोनल लाइन ऑफ एलिमेंट्स नोन एज मेटलाइट्स। ई.जी. सिलिकॉन हो गई फॉर एग्जांपल, और आर्सेनिक वगैरह ETC लिखा हुआ उसने। अच्छा बेटा, आपने देखा होगा वहाँ पे ये लाजमी पढ़ के देखिएगा, वहाँ पे सेकंड ईयर के अंदर बुक के अंदर उसने एक डायगोनल शेप की एक जो है ना डायगोनल लाइन ड्रा की हुई है। एक साइड पे मेटल है बिल्कुल लेफ्ट साइड पे, राइट साइड पे बिल्कुल नॉन मेटल्स हैं, और उसके साथ ही उसने एक डायगोनल लाइन खींची हुई है जिसके अंदर सिर्फ और सिर्फ मेटलाइट पाए जाते हैं, जिनमें से आपको सिलिकॉन भी नजर आएगा, आर्सेनिक भी नजर आएगा। इसी तरह और भी कुछ एलिमेंट्स हैं जो क्या है बेटा, मेटलाइट्स हैं, ना मेटल्स हैं ना जो है ना नॉन मेटल्स हैं। और ये मेटलाइट्स इनको क्यों कहते हैं, ये क्योंकि ये करंट जो है ना आपको मेटल जब नॉन मेटल की प्रॉपर्टीज़ पढ़ेंगे और उसके बाद मेटलाइट्स की प्रॉपर्टीज़ भी आगे जाके पढ़ेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि इनको मेटलाइट्स क्यों कहते हैं और उसकी जो है ना क्या ना इनकी खसूसियात बेटा मेटल से मिलती हैं, और जो सेमी मेटल सेमी नॉन मेटल्स होते हैं ऐसे समझ लें। तो ये हम आगे जाके इंशाल्लाह डिटेल के साथ पढ़ेंगे। तो ये चीज़ें नोट कर लीजिएगा, ये बुक के अंदर टेक्स्ट बुक के अंदर नहीं है, लेकिन उसने क्वेश्चन कर दिया है तो ज़ाहिर है ऐसा ना हो कि फिर मज़ीद वो नेक्स्ट टाइम भी ऐसा क्वेश्चन उठा दे, तो आपको ये आना चाहिए बेटा। तो थैंक यू, मेरे लिए मेरे ख्याल में यही काफ़ी है, बाकी इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम पढ़ेंगे। बंद कर दीजिए।